नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चलो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में देखो यहाँ पे, यानी गैस, काइनेटिक का मीनिंग क्या है, मोशन, ठीक है। और गैस के लिए, किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये मोशन। हम लोग यानी कहने का मीनिंग कि इसमें हम लोग यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसे अब एक मोल गैस है तो बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स होंगे, एन पार्टिकल्स, ठीक है। तो बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक गैस मॉलिक्यूल्स का यानी कि वेलोसिटी क्या है, ये क्या, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यानी फाइनल निकालते हैं कि प्रेशर कितना है या टेम्परेचर कितना है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और फाइनल जो हम लोग को माइक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिजल्ट मिलेगा। और एज ए रिजल्ट लाइक प्रेशर हो गया या टेम्परेचर वगैरह हो गया। तो ओवरऑल यानी कि गैस का मॉलिक्यूल्स का, यानी कि सॉरी गैस का कितने प्रेशर है या कितने टेम्परेचर है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको ध्यान से सुनना। ये फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है। तो उसमें भी पढ़ना है, डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक जो है लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। तो रिजल्ट जो मिलेगा वो फाइनल माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट, ठीक है। और ये जैसे प्रेशर वगैरह हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो गैस का प्रेशर कितना है या टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो एनालिसिस इस बेस पर करेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ओवरऑल टोटल, ठीक है। तो कुछ एजम्पशन है यानी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसी पे बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए कुछ एजम्पशन है यानी पास्टुलेशन है, वो लिखो। तो postulation of gas is composed of gas is composed of gas is composed of large number of tiny particle, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी गैसियस सब्सटेंस के लिए, गैस के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो कौन सा होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसमें एक दो नहीं, यहाँ पे कंडीशन है, लिखा गया है क्लियर, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। टाइनी मतलब बहुत एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो लार्ज नंबर टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है गैस। चलो अगला पॉइंट लिखो। अब टाइनी पार्टिकल में बताया यहाँ नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स कैसा है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर है। और जब मॉलिक्यूल्स लार्ज है तो दूसरा इसमें है कि इसका शेप कैसा होगा, वो भी हम लोग डिस्कस किए थे पहले। कैसा होगा,
ठीक है, तो शेप इसका एस्फेरिकल, लार्ज नंबर के साथ साथ कैसा होगा, एस्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, और उसके बाद और कैसा होगा, ये भी हम लोग देखे थे, रिजिड होगा। रिजिड का मीनिंग क्या होगा, और लार्ज नंबर क्यों रखा गया है, ये भी यहाँ पे जो है रीजन रख रहा है कि लार्ज नंबर क्यों लिए, 2-3 मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिए, कुछ तो रीजन होगा कि लार्ज नंबर यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि क्यों लार्ज लिया जा रहा है। पढ़े हो ना कैटेजी में, तो बताओ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों लिया जा रहा है, एस्फेरिकल क्यों कंसिडर किया गया, ये रिजिड का मीनिंग क्या हुआ। रिजिड क्यों बोला जा रहा है, कैटेजी पढ़े हो तब मालूम होनी चाहिए। देखो लार्ज नंबर यानी अगर ये कंटेनर है तो इसमें गैस मॉलिक्यूल्स 2-3 पड़े हुए हैं, तो 2-3 का प्रेशर या टेम्परेचर निकालना ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। ठीक है, प्रेशर एक मॉलिक्यूल्स का ये निकालूँ या जो है 2 मॉलिक्यूल्स का निकालूँ या टेम्परेचर, तो मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। लार्ज नंबर यानी 1-2 मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, तो प्रेशर जो लगता है कंटेनर में के अंदर ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन में क्या लगता है, कांस्टेंट रहता। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, इधर भी कुछ अलग लग रहा है, डिफरेंट तो होता नहीं है। जो प्रेशर लगेगा गैस के द्वारा, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ओवरऑल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आइडेंटिकल होगा, चारों तरफ क्या लगेगा, सिमिलर लगेगा ना। तो अब 1-2 इक्के-दुक्के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो फिर तो अगर ये इधर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, तो इधर लगेगा ही नहीं, इधर कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन प्रेशर क्या होता है, वो तो ओवरऑल डायरेक्शन में सेम होता है। तो इसलिए कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ कंडीशन लगाया गया। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी तो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या, वो रेगुलर अपने साथ भी कोलिजन करते हैं और कंटेनर के वाल पे भी करते हैं, पहले भी हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली यानी एक दूसरे के साथ भी करेंगे और कंटेनर के साथ में करेंगे, तो ओवरऑल डायरेक्शन में हर साइड से क्या प्रेशर लगेगा, कैसा लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा तभी तो चारों तरफ सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए, और रिजिड का मीनिंग क्या हुआ, अब स्फेरिकल शेप इसका ऐसा क्यों कंसिडर किया गया, जब कंटेनर हम इस तरह का ले रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो भी हम दूसरे मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर मान सकते हैं, कुछ दूसरा मान सकते हैं, कॉनिकल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए स्फेरिकल, क्यों किया गया ऐसा, स्फेरिकल क्यों किया गया, क्या, यानी लेस स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, और रिजिड का मीनिंग, रिजिड इसलिए इसको कंसिडर किया गया कि जो कोलिजन, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कोलिजन जो होगा वो कैसा, परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी इसका एनर्जी लूज नहीं करता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है। और रिजिड का मीनिंग ये माना गया कि ये डिफॉर्म नहीं होता है, यानी अगर स्फेरिकल है तो स्ट्राइक करने के बाद, कोलिजन करने के बाद ऐसा ना हो कि वो डिस्क शेप में आ जाए, रेक्टेंगुलर में आ जाए, कोनिकल में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिजिड कंसिडर किया गया कि रिजिड होगा तभी वो उसका डिफॉर्म नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, का लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए, शेप स्फेरिकल और रिजिड होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स
molecules of a single gas, molecules of a single gas are identical, are identical, are identical in shape, size and mass, but different from other gas. ठीक है, तो ये सेकेंड एजम्पशन है कि एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो शेप, साइज और मास में कैसा होंगे, आइडेंटिकल, लेकिन डिफरेंट होंगे तो उनका वो उससे वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी अगर मैं H2 मॉलिक्यूल्स लिया, H2 गैस लिया और इधर O2 गैस लिया, तो O2 के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में क्या होंगे, शेप, साइज और मास में आइडेंटिकल होंगे, और इसके भी जितने होंगे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लेकिन एक दूसरे के बीच अगर कंपेयर किया जाए तो आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वही चीज है। आप चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, तो लिखो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी effect of force of gravity on gas molecules is negligible due to their very small size। ठीक है, ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, तो यानी गैस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता वहाँ पे, इसलिए नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया है। अगर वो काम करने लगे, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगे गैसियस मॉलिक्यूल्स पे, तो फिर उनका रैंडमली मोशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, जी फोर्स अगर काम करता है, तो फिर क्या हो जाएंगे, ये कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा, कुछ देर बाद ये बटन पे क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा। इसीलिए एक्चुअली इसका मास क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल मास है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स गैसियस मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करता है, जीरो होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा तो फिर उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ओवरऑल इनसाइड द कंटेनर क्या बचेगा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होगी, ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो भी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्मॉल साइज होने की वजह से, इसका नेग्लिजिबल मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। अब सपोज कि मास भी देखो यहाँ पे कितना नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल। जैसे इसका अगर हम लोग देखें तो कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंट मास है ना, 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी हो। तो इसको अगर फेंका जाए तो क्या होगा, ये एक समय आएगा कि रेस्ट में आ जाएगा, नीचे वो आ जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, और इसका मास लेस यानी कि होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। गैसियस पार्टिकल कैसा मूव करता है, रैंडमली, रैपिडली और रैंडमली करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में करता है। यानी क्या, इसका अगर हम लोग मोशन देखें तो इस तरह से होगा, ऐसे कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है।
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, रैंडमली करता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में करता है। जैसे यहाँ से चला इधर, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यानी वो तभी उसका डायरेक्शन चेंज होगा जब वो कोलिजन करेगा। जहाँ यहाँ पे कोलिजन कर रहा है चेंज हो गया, यहाँ पे कोलिजन किया फिर चेंज हो गया डायरेक्शन। तो जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका मैंने वहाँ पे वो कोलिजन कर रहा है, कोलाइड कर रहा है एक दूसरे से, तभी वो चेंज हो रहा है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मेन रीजन यही है कि वो क्या है, मासलेस है, बहुत कम मास है ना। अब सपोज कि एक हाइड्रोजन अगर ले लो, इसका कितना मास होगा, मोलर मास कितना, 2 ग्राम। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे H2 का, Na पार्टिकल्स है ना। तो Na पार्टिकल्स का ना इतना मास है। एक पार्टिकल्स का अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे, 2/Na, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻23 आइए 6.02। तो -23 देख रहे हो, बहुत कम है ना, तो नहीं के बराबर है, यानी कि नेग्लिजिबल। और इसीलिए नेग्लिजिबल मास होने की वजह से ये इस तरह से मोशन नहीं करते हैं, स्ट्रेट लाइन में करते हैं। वो सिर्फ तभी उनका चेंज होगा जब वो कोलिजन करेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, फिर सेकंड पॉइंट था, और अगला पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स volume of gas molecules is negligible और 0 लिख सकते हो, in compared to volume of container, in compared to volume of container, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस ये कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, 0 लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस होता क्या है, गैस का जो हम लोग वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल मानते हैं, क्योंकि अपना वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होता है, वो भी सिर्फ आइडियल केस में। रियल के केस में सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अवेलेबल स्पेस और अवेलेबल वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर फॉर फ्रीली मूव टू गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग इसका यही होता है कि कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, उनको कितना स्पेस अवेलेबल है फ्रीली मूव करने के लिए, वही होता है, ठीक है। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा हो, बड़ा साइज का गैस मॉलिक्यूल्स हो, तो वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं और करेंगे भी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे निकालना हो गैस का वॉल्यूम, तो क्या करते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यही ना करते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग यानी हुआ कि अवेलेबल स्पेस और अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैस मॉलिक्यूल्स inside the container to move, ठीक है। यानी अगर मुझे
वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैस का वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, कंटेनर के वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो नोट करो। क्या नहीं लिखी थी क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस था यहाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस दिस वन। अगला पॉइंट लिख लेना, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस मस्ट बी सेम, density of gas must be same at every point, at every point, at every point in container, at every point in container। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि अगर डेंसिटी डिफरेंट हो जाए तो फिर तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाली काम करने लगेगी। तो इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होनी चाहिए कि डेंसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और डेंसिटी कांस्टेंट होगा, इसका मीनिंग कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। तो टोटल यानी टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी कितना, इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी से गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडमली क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस depends only on absolute temperature। तो टोटल यानी कि इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स है तो सब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, यानी सब के सब नहीं, कुछ यानी कि अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अलग से करेंगे। तो इस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ईच मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी कैसा टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। चलो अगला पॉइंट, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रेस्ट में होते हैं या ऑलवेज मूवेबल पार्टिकल्स रहेंगे, ऑलवेज क्या रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो लिख लेना, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट स्टेशनरी, या गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट, आर नॉट एट रेस्ट। ठीक है, आर नॉट एट रेस्ट बट इट पोजेस
it possesses rapid and it possesses rapid and random motion, rapid and random motion in a straight line, rapid and random motion in straight line in all direction, in all direction. ठीक है, तो ये स्टेशनरी कंडीशन में नहीं होते हैं, स्टेशनरी स्टेट में नहीं होते हैं, ठीक है, और ऑलवेज ये मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन। और स्ट्रेट लाइन में मूव करने का वही रीज़न है कि इनका जो मास होता है क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, और इसीलिए वो रैंडमली स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और उनका पाथ यानी कि चेंज तभी होगा, डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब वो कोलिजन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिखो। गैस मॉलिक्यूल्स आर लिखना गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली collides with each other, gas molecules continuously collides with each other and wall of container also, ठीक है। gas molecules continuously collides with each other and wall of container also, and this collision is considered to be perfectly elastic, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। एक ऐसा जो कोलिजन करते हैं आपस में और कंटेनर के वाल पे, तो एक ऐसा कोलिजन कंसीडर किया गया है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है। और इलास्टिक परफेक्टली होने का मीनिंग क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग उसकी एनर्जी और क्या, मोमेंटम कंजर्व रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है, लॉस ना हो, तो वो कंजर्व रहता है। और तभी जब कंजर्व रहेगा तभी वो कंटिन्यूअसली ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। नहीं, अगर कंजर्व नहीं, अगर लूज करता है तो एक समय आएगा कि वो सेटल कर जाएगा बटन पे, ठीक है। इसीलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक माना गया है। तो इसको लिख लेना एक पॉइंट में कि परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या हो गया, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम should be conserved। क्या होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों कंजर्व होनी चाहिए, ओके। ड्यू टू दिस कोलिजन, आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू दिस कोलिजन प्रेशर इज डेवलप। जो प्रेशर डेवलप करता है गैस के द्वारा, इसी कोलिजन की वजह से, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से डेवलप करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस कोलिजन प्रेशर इज डेवलप, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लो, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस there is no intermolecular forces between the gas molecules. ठीक है, तो यही इसके जो है कुछ पॉइंट्स थे, एजम्पशन जिसको हाइपोथेटिकल हम लोग कंसेप्ट मान रहे हैं, और इन्हीं के बिहेवियर के बेस पे जो है यानी माइक्रो लेवल पे इसका एनालिसिस करते हुए तो माइक्रो स्कोपिक रिजल्ट निकाला गया फाइनल, यानी ओवरऑल गैस का प्रेशर क्या होगा या जो है टेम्परेचर क्या होगी, इस सारे जो है इसका रिजल्ट निकाला गया। और फाइनली इन सब का जो है देखते हुए एक यहाँ से इक्वेशन आएगा। तो अभी तक जितने भी हम लोग पॉइंट्स देखे एजम्पशन, ये सब क्या है, किस तरह का है, किस तरह के गैस के लिए वैलिड होगा, ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, तो लिख लो एक पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिख लो, द एबव assumption are the above assumptions are valid only for ideal gases, only for ideal gases। किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन यहां से आएगा एक, और ये है कि PV इक्वल्स टू 1/3 MnCi²। ठीक है, PV इक्वल्स टू Mn 1/3 MnCi², यानी प्रेशर कितना, तो 1/3 Mn/V और ये C²। ठीक है, अब C यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं VRMS भी लिखते हैं, ये RMS वेलोसिटी है, तो C² की जगह पे VRMS² लिख सकते हो। ठीक है, ये VRMS। तो इसमें कौन से टर्म क्या है, तो इसको याद रखना। ठीक है, समझ में आए तो भी या नहीं समझ में आए तो भी याद रखना, आगे हम लोग इसको देखें। तो P क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस, यही है ना, और यहाँ पे V क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ क्या, गैस, जो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल, इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल m क्या है यहाँ पे, ये कैपिटल M, ये क्या दिख रहा है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास जो हम लोग अभी कैलकुलेट करके देखे थे। और n क्या है यहाँ पे, ये n जो दिख रहा है यहाँ पे, n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स कितने। और c जो है यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, c यानी कि RMS वेलोसिटी, इसको क्या बोला जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, V मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी क्या होता है, मीन मतलब एवरेज। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी बोलेंगे, मीन वेलोसिटी बोल लो या एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को
यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ए यू, ठीक है, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, या भी एवरेज लिख लो। तो ये क्या होगा, मीन वेलोसिटी। यानी अगर किसी चीज़ का मीन निकालना हो क्या करते हो, सबको ऐड करके कितने यूनिट्स है डिवाइड करते हो, ठीक है। जैसे इस क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं, अगर एवरेज मास तुमसे पूछा जाए एवरेज मास कितना है, क्या करोगे, सबका मास को ऐड करके जितने स्टूडेंट्स है डिवाइड कर दो। तो उसी तरह से अब कंटेनर इनसाइड जब गैस है तो बहुत सारे इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब हर एक का, यानी कि मुझे मीन निकालना है, एवरेज निकालना है पूरे का, तो हर एक का क्या करेंगे, वेलोसिटी कितना है सम करके हम लोग कितने डिवाइड कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी यानी मीन वेलोसिटी। तो यहाँ पे सपोज कि एक मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कुछ ले रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे वेलोसिटी ले रहा हूँ, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इधर जितना, यानी कि सपोज कि मैं 9 मॉलिक्यूल्स लिया, इस तरह से बहुत सारे होंगे, मैं यहाँ पर अभी ऐसे बता रहा हूँ। अब सबका स्पीड, यानी इसका अगर मैं मान लिया कि U1 है, इसका U2 है, इसका U3 है, U4 है, U5 है, U6 है, U7, U8 और U9, ठीक है, ये सभी वेलोसिटी है। तो इसका एवरेज मुझे निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, यानी क्या करेंगे, सबका ऐड कर देंगे। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 प्लस U7 प्लस U8 प्लस U9 अपन टोटल कितने हैं 9, ये आ जाएगा मुझे, ये आ जाएगा एवरेज यानी मीन वेलोसिटी, ठीक है। चलो नोट करो। अब है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी यहाँ पे है कि मीन ऑफ, इसका मीनिंग ये हो गया कि मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो जब एक आ गया तो दूसरा अपने आप यहाँ से निकाल सकते हो। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऐसे हम लोग लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका ये हुआ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए U1 U2 U3 डाइडस, तो क्या करना होगा यहाँ पे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए इस टर्म से देखो, इससे मीनिंग निकालो, वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन करना है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे VMS निकालने के लिए U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डाइडस कितना 9 है, तो U9 स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 9। तो ये तुम्हें मिल गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल गया, आया समझ में। अब थर्ड पॉइंट है कि VRMS, जिसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये एक्चुअल मीनिंग हो गया। तो फिर इसी से रिलेशन निकाल सकते हो, क्या करोगे,
यानी वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज का रूट कर देना है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर ये है एवरेज, इस पर रूट चढ़ा दो तो क्या मिल जाएगा आरएमएस। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट कर दो तो आरएमएस मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे वी आर एम एस, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डैश डैश क्या लिख लेंगे U9 स्क्वायर अपॉन 9, और ये स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ से एक रिलेशन क्या मिल गया, वी आर एम एस यानी जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना आ गया वी आर एम एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एम एस मीन स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एम एस, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से एक रिलेशन देख ले कि पी वी इक्वल्स टू कितना आया था 1/3 और एम एन सी स्क्वायर या वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, तो एन क्या अभी मैं बताया था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग ये भी देखे थे, इसको हम थोड़ा सा ये कर ले रहे हैं यहाँ पे कि जैसे पी वी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर मिलाकर लिखूं तो एम एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एम है, एम एन कितना, क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। यानी एन यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर के इक्वल्स अगर पार्टिकल ले तो एक मोल के लिए हो जाएगा ना, एक मोल का मास कितना होता है, मोलर मास। तो m को मैं क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, मोलर मास Na पार्टिकल्स के लिए लिख सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे इसको हम लोग पहले प्रूव कर लीजिए कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे क्यूबिकल में कंटेनर ले लिया, और क्यों लिया क्यूबिकल, एक्चुअली गैस ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक्स में भी करेंगे, वाई में भी करेंगे और जेड में भी करेंगे, ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्यूबिकल लिया, और ये वॉल्यूम मैं इधर पिछले इक्वेशन में लिखा था, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 1/3 एम एन बाई वी इंटू क्या सी स्क्वायर। ठीक है, और ये वी आर एम एस है, यानी यहाँ पे इसको स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ये ना लिख करके। अब सपोज कि यहाँ पे कोई एक मैं कंसीडर कर लिया, जैसे ये है जेड, इसको मैं एक्स, और ये क्या वाई। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, एक सिंगल कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स में लिया, तो अगर ये मूव कर रहा है, जैसे ये इसको मैं वाल मान लिया, एक फेस, इसको एक कंटेनर का वाल मैं मान ले रहा हूँ, तो यहाँ से अगर वी वेलोसिटी से मूव किया तो इधर जाएगा, इस पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब क्यूब हेड है तो इसका इच साइड लेंथ कितना होगा, एल होगा ना, इच साइड लेंथ कितना एल होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है इधर जैसे मूव किया, यानी कि वी वेलोसिटी से, तो एक्स के लॉन्ग अगर मूव कर रहा है, तो इसको मैं मान लिया सपोज कि ये कितना है Vx1, Vx मान लिया। ठीक है, तो Vx1 अब मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, x के लॉन्ग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, y के लॉन्ग भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, z के लॉन्ग भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो एक पार्टिकल के लिए मैं क्या मान लिया x1, दूसरे पार्टिकल के लिए Vx2 मान लूंगा। ठीक है, तीसरे पार्टिकल के लिए Vx3, इस तरह से
n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा v xn। तो सपोज कि यहाँ पे मैं उसको दिखा रहा हूँ एक सिंपल, कि जैसे यहाँ से इसका मास कितना है, इस पार्टिकल का गैसियस मॉलिक्यूल्स का मास कितना m है, और इधर x के लॉन्ग जब मूव किया तो v x1 वेलोसिटी से मूव किया, ठीक है। जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो फिर आएगा, और हम लोग पहले कंसीडर कर चुके हैं कैसा कॉलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या इसका स्पीड चेंज यानी कि वो डिक्रीज करेगा, यानी जितने वेलोसिटी से गया हो फिर उससे, तो यहाँ से यानी गया और ये इधर जो है फिर बैक आ गया स्ट्राइक करके, तो इसमें भी क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी x1 ही होगा, सिर्फ क्या होगा डायरेक्शन ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना चेंज इन वेलोसिटी 2v(x1) होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है मासलेस होने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे काम नहीं करता है इसकी वजह से, तो ये चेंज इन वेलोसिटी इतना हो गया। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म हम बात नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है। क्या स्पीड करेंगे, स्पीड होगा कुछ, क्यों, क्योंकि हर एक गैस ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका नेट यानी रिजल्टेंट जो होगा वेलोसिटी, अगर निकालो वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, जीरो होगा। हर दूसरे पार्टिकल से टकराने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है हर पार्टिकल, इसलिए वेलोसिटी हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और यहाँ भी जैसे हम लोग लिखे थे एवरेज वेलोसिटी ना लिख करके स्पीड कर लेना, ये सब स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी था स्पीड कर लेना, ये भी एवरेज, यहाँ वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, एवरेज स्पीड लिखेंगे। तो स्पीड कुछ होगा बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी स्पीड, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी जीरो, क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है, स्पीड में सिर्फ स्केलर है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ ध्यान दो थोड़ा, ये गया इधर पार्टिकल्स मूव किया इधर, और फिर यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद इस पे, यानी कि यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, फिर रिटर्न हुआ और फिर गया इधर टकराया तो फिर यहाँ पे स्ट्राइक किया। तो हर दो कोलिजन के बीच, स्ट्राइकिंग के बीच क्या होगा, कितने टाइम लग रहा है, निकाल सकते हो यहाँ पे। मास इसका कितना है, m है, वेलोसिटी x के लॉन्ग vx1, तो y के लॉन्ग vy1, z के लॉन्ग, तो पहले हम एक निकाल लें, सिमिलरली और सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताओ कितना इसका यानी टाइम टेकन टोटल कितना होगा, l लेंथ है, इच साइड लेंथ कितना है l, तो l पे गया यहाँ पे, फिर स्ट्राइक करने के बाद l रिटर्न आया, फिर इधर स्ट्राइक करने के फिर l गया उधर। तो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्राइकिंग में जो कॉलिजन हो रहा है टोटल टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट और सेकेंड टक्कर के बीच जो है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, और टोटल यानी टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है फर्स्ट और सेकेंड टक्कर के बीच, कितना 3l, कितना होगा। अरे केटी जी जो पढ़े हो तो ये सब तो फटाफट आना चाहिए। अब ये इतना डिटेल में, ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, मेन फिजिक्स का ही पार्ट है। तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है फर्स्ट और सेकंड, देखो 3l सब बोल रहा है, अरे 2l होगा ना, यहां से यहां गया l, तो स्ट्राइकिंग फर्स्ट स्ट्राइकिंग ये हुआ,
अब फर्स्ट स्ट्राइकिंग के बाद फिर आया, अब फिर यहां से टकरा कर यहां, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना, एल और एल, 2L ही हुआ ना। एक तो यहां जाने के बाद टकराया, तो फर्स्ट स्ट्राइकिंग ये हुआ, यहां से स्ट्राइक करने के बाद आया, फिर जाकर के दूसरा, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना, एल और एल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स कितना, एल, 2L, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन कितना होगा, टी टाइम कितना होगा, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस 2L, अब वेलोसिटी कितना, यानी टोटल स्पीड कितना, 2vx1, x के लॉन्ग, तो टोटल टाइम कितना मिल गया मुझे, 2L अपॉन कितना आ गया, यानी कि यहां पे तो वेलोसिटी vx1 ही होगा ना, यहां पे vx1, क्योंकि v वेलोसिटी से ही तो मूव कर रहा, वो तो मैं फाइनल निकाला हूं 2vx1, चेंज इन वेलोसिटी यानी स्पीड, ठीक है, यानी टोटल चेंज कितना, रिजल्टेंट मैं निकाला हूं, लेकिन जब मूव कर रहा है कितने से कर रहा है, vx1 से ही ना, तो मैं क्या लिखूंगा, vx1 2L बाई, और ये जो भी हो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, तो जिसमें दिया हुआ रहेगा उसका यूनिट हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये टाइम मुझे मिल गया यहां से, ठीक है। अब अगर प्रेशर, जैसे हम लोग निकालना क्या है प्रेशर, तो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर किसकी वजह से होता है, यानी प्रेशर हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कंटेनर के वाल पे या एक दूसरे के साथ, तो फोर्स की वजह से यानी कोलिजन जो हो रहा है उसकी वजह से यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वही ना प्रेशर डेवलप कर रहा है। प्रेशर डेवलप करने वाला कौन सा है, ये फोर्स है, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ही प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगी, तो डिपेंड किस पे कर रहा है प्रेशर, फोर्स पे। तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकते हैं, तो कितना होगा फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा, ये मिटा दो ना, चलो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे फोर्स के लिए, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं क्या लिख लूंगा, मास इनटू वेलोसिटी mv अपॉन टी, ठीक है। और मास कितना है, m मास है, इसका पार्टिकल का मास हम m कंसीडर किया है एक मॉलिक्यूल का, और वेलोसिटी कितना कितना टोटल, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी यूज करना, तो कितना 2vx1, ये x वाले सारे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, अपॉन टाइम कितना टोटल 2L अपॉन vx1, तो vx1 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। तो अब बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, m vx1 स्क्वायर अपॉन l, ये आ गया फोर्स, ठीक है। ये आ गया फोर्स। तो अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल्स इसको मान लूं, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए फोर्स इतना हो जाएगा, इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा, ठीक है। तो इसको अगर मैं F1 मान लूं तो ये हो जाएगा। अगर F2 दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या लिख सकता हूं, सबका मास मैं पहले ही बता चुका हूं एजम्पशन में कि गैसियस मॉलिक्यूल सेम गैस के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास सेम साइज आइडेंटिकल होते हैं, तो मास तो वही रहेगा। तो मैं क्या लिख लूँ, F2 के लिए m, और ये वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल का vx2, तो vx2 स्क्वायर अपन क्या, ये भी तो सेम रहेगा। सिमिलरली अगर मैं F3 का निकालूँ थर्ड मॉलिक्यूल्स के लिए, तो mvx3 स्क्वायर अपन l हो जाएगा। तो अगर मैं nth मॉलिक्यूल्स के लिए निकालूं तो कितना आ जाएगा, Fn, और ये आ जाएगा m vxn स्क्वायर अपन l, ये ले सकता हूं। nth मॉलिक्यूल्स के लिए
अब टोटल फोर्स मैं निकाल लूँ कि एक्स के लॉन्ग कितने लग रहे हैं, क्या कर ले, सबको ऐड कर ले, जितने भी रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से कि नेट फोर्स अगर निकालो तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एम बाई एल, और ये आ जाएगा इंटू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डैश डैश, इधर दिखेगा, चलो इधर प्लस कितना हो जाएगा वी एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, अब एन इसमें क्या है, पार्टिकल है, तो क्या करेंगे, एन से हम डिवाइड भी करेंगे ना। ठीक है, और नेट यानी जितने पार्टिकल्स है तो इसमें भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एन पार्टिकल्स इधर मूव कर रहा है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे टोटल नेट फोर्स मिल गया। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, एफ यानी कि एन एम अपन एल, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इन सबको हम लोग इकट्ठे क्या लिख, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपन क्या एन, यानी एक्स के लॉन्ग जितने पार्टिकल है सबका एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी मीन स्क्वायर जो हम लोग अभी निकाले थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हो गया। तो ये x के लॉन्ग आया। अब बताओ इस तरह से y के लॉन्ग भी आएंगे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, z के लॉन्ग भी आएंगे। तो मैं क्या लिख लूँ टोटल, यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ से तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी अगर मैं v स्क्वायर निकालूँ टोटल तो v एक्स स्क्वायर एक्स के लॉन्ग प्लस v वाई स्क्वायर प्लस v जेड स्क्वायर, यही होगा ना टोटल, यानी स्पीड तीनों के लॉन्ग। और उसके बाद से इसमें n यानी जितने इधर n पार्टिकल्स होंगे तो ये भी इधर भी n पार्टिकल, सारे के हम इधर डिवाइड कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यानी सिग्मा इसमें कॉम्बिनेशन कर लिए सबके एलोंग, x के लॉन्ग जितने सबका ऐड कर लिया, y के लॉन्ग z के लॉन्ग, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये सब सिमिलर होगा ना, x के लॉन्ग y के लॉन्ग और z के लॉन्ग, यानी जितने ये होंगे उतनी ही और ये। ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, आया समझ में। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर है तो सिग्मा और बाई एन स्क्वायर। ठीक है, यानी टोटल रिजल्टेंट ये मिल जाएगा। अब बताओ इसके जगह पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नेट मुझे ये मिल गया, इसको तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है ना, जितना ये है उतना है उतनी ही ये, तो हम लोग 3 टाइम्स ऑफ दिस वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपन एल, या लिख सकते हैं हम लोग 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा वी वाई स्क्वायर अपन एल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा क्या वी जेड स्क्वायर अपन एल। यानी तीनों जब इक्वल है तो या तो एक्स के टर्म में कर लो, या तीनों वाई के टर्म में कर लो, या जेड के। ठीक है, कोई एक यूज कर लो क्योंकि आइडेंटिकल है, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जा रहा है, 1/3 इंटू दिस वन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, यानी वहां से एफ आया है कितना, एन एम एन अपन एल
और सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ये आया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकाले कितना कि सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और ये 1/3 इधर आ जाएगा। देखो तो यहाँ से ये जो 3 है, यानी ये नेट में निकाला हूँ, नेट कितना आ गया है 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, एक्स के टर्म में या वाई के टर्म में या जेड के टर्म में। तो किसी एक के टर्म में करके यानी ये इधर 1/3 आ जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्या 1/3 इंटू दिस वन आएगा। और एफ इक्वल्स टू मैं इतना लिया हूँ एक्स के टर्म में, एक्स वाई जेड कुछ भी एक ले लो। तो अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर लो, देखो तो यह है ना, कहाँ समझ में नहीं, अरे गधा ये कहाँ समझ में, मैं एक के लॉन्ग निकाल लिया हूँ एक्स के लॉन्ग, इसी तरह से वाई के लॉन्ग होगा, ये सब एन पार्टिकल्स होंगे, तो सबका एवरेज मीन स्पीड निकाल लो। तो मैं एक का निकाल लिया, नेट फोर्स कितना आ गया एन एम, यानी हम लोग एवरेज स्पीड अभी निकाले थे, कैसे निकाले थे मीन स्क्वायर स्पीड, यानी क्या किए थे उसमें जितने भी पार्टिकल्स है सबका वेलोसिटी का पहले एवरेज स्पीड बताओ क्या मैं निकाला था, एवरेज का मीनिंग कि कितने पार्टिकल्स है, सबका सम करके क्या कर दिए थे, जितने पार्टिकल्स है उससे हम डिवाइड किए थे, यही ना एवरेज होगा। अब दूसरा उसमें टर्म क्या था मीन स्क्वायर, यानी मीन ऑफ स्क्वायर, इसका मीनिंग स्क्वायर वेलोसिटी का हम लोग एवरेज निकाले थे। तो अब वही टर्म तो है, यहाँ पे क्या है पार्टिकल्स का मीन स्क्वायर में निकाला हूँ, यानी सबका वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज कर दिया। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया तो एन पार्टिकल्स है तो एन तक का स्क्वायर का सम, अपन कितना एन पार्टिकल्स है तो एन से डिवाइड करना पड़ा कि कितने पार्टिकल्स है, तो मुझे ये मिल गया। आइए अब मैं नेट निकाल रहा हूं तो उसके अलोंग एक्स के अलोंग कितने पार्टिकल्स है तो उसे मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, मैं नेट निकाल रहा हूं तो एन पार्टिकल्स है, एम बाई एल पहले से है। अब ये आ गया, अब यहाँ देखो एन एम एल अपन एल एन टू, अब ये इसको हम लोग इतने लंबे चौड़े न लिख करके इस फॉर्म में सिग्मा का फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मैथ पढ़ते हो ना, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम ये यूज कर सकते हैं, यानी सबका क्या समेशन। तो ये कितना आ गया सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू वी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के लोग कितने हैं x1 x2 x3 जो भी हो अपन एन, एन पार्टिकल्स है तो ये आ गया, इसके लिए टर्म ये आ गया, आया समझ में। अब दूसरा देखो कि अब ये तो सिर्फ x के लॉन्ग आया, ये 3D में मैं निकाल रहा हूं तो y भी है x भी है और z भी है, तीनों के लॉन्ग इस तरह से जाएगा ना, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल से रैंडमली मूव कर रहा है, ऑल डायरेक्शन में कर रहा है। तो मुझे सिर्फ एक साइड से एक एक्सिस के अलॉन्ग एक डायरेक्शन में निकालने से तो काम चलेगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल तीनों डायरेक्शन में 3D में निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स के अलॉन्ग इतना आ गया तो वाई के अलॉन्ग भी तो इतना होगा, जेड के अलॉन्ग भी इतना होगा। तो मुझे नेट अगर निकालना है जैसे वेलोसिटी, तो मैं पहले वेलोसिटी के टर्म में कर लिया, नेट वेलोसिटी कितना वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी वाई के लॉन्ग और इधर जेड के लॉन्ग। अब इस तरह से टर्म यानी कि टोटल वाई के लॉन्ग कितना मेन स्पीड हुआ, जेड के लॉन्ग कितना मेन स्पीड हुआ, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है मेन स्पीड है ना, तो एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग होगा, तो मेन स्पीड आ गया एक्स वाई जेड का लॉन्ग, यानी नेट मेन स्पीड आ गया मुझे ओवरऑल डायरेक्शन में, 3D में आ गया एक्स वाई जेड का लॉन्ग कितना आ गया, दिस वन इक्वल्स टू इतना। अब ये सारे क्या है आइडेंटिकल है ना, जब आइडेंटिकल है तो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन लिख सकते हैं ना। तो इसका मैंने या तो एक्स के टर्म में तीनों कर लो, या तीनों वाई के टर्म में कर लो, या जेड के टर्म। तो क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स के लॉन्ग सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपन एन, या वाई के लॉन्ग में 3 टाइम्स ऑफ ये लिख सकता हूं या ये लिख सकता हूं, तीनों लिख सकते हैं ना।
किसी एक टर्म का मैं क्या किया यहाँ पे किसी एक टर्म में कर लिया और एक टर्म में कर लिया तो अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ, सब एक ही है, 3 टाइम्स ऑफ वी सिग्मा वी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया अपन एन, और इसके लिए मैग्नीट्यूड मैं निकाला हूं, ये मेन स्पीड कितना आया यही है ना नेट, नेट कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, और ये टर्म हम लोग यहाँ एफ में लिखे हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1/3 टाइम्स ऑफ दिस वन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ दिस वन इक्वल्स टू, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। तो चलो अब यहाँ से पुट करो और उसके बाद इधर हो गया है सबका। चलो तो यहां से हम लोग क्या लिख लिया कि एफ इक्वल्स टू, हाँ यहाँ एफ इक्वल्स टू आ गया एम एन अपॉन एल एन टू, यहाँ पे 1/3 और कितना सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एल, ये आ गया। इतना आ गया। तो ये तो फोर्स हुआ। अब फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स हुआ, इसको हम एरिया से अगर डिवाइड करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो जो क्यूब का कोई एक पार्ट यहां से उठा लो, ये साइड लेंथ क्या है इसका सेम है ना, तो ये अगर एल है ये भी एल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से यानी प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर कितना आ जाएगा एम एन अपन एल एन टू सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपन एन, ठीक है। अपन कितना हो जाएगा एरिया कितना एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एम एन अपन एल क्यू, ठीक है। और ये सिग्मा वी एक्स स्क्वायर अपन कितना एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया अब यहाँ पे 1/3 छूट रहा है ना, 1/3 भी तो है, ठीक है। इसमें 3 यहाँ पे, हाँ ये है, तो ये 3 भी आ जाएगा। एल क्यू क्या हो गया, एल क्यू क्या हो गया वॉल्यूम, एल क्यू क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि आ गया 1/3 और एम एन बाई वी। और ये अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या डिफाइन किए थे, यही ना एवरेज स्पीड है, ये पूरे का क्या है। तो यहाँ से अभी हम लोग डिफाइन किए थे कि एवरेज स्पीड, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या वी, ये वाला, ये पूरे क्या है हम लोग निकाले थे, देखो उधर लिखे होगा तो वी एम एस, यानी वेलोसिटी ऑफ मीन स्क्वायर। अब मीन स्क्वायर क्या होता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग एक रिलेशन निकाले थे कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या रूट ओवर वी एम एस निकाले थे ना, यानी इसका अगर करोगे स्क्वायर वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू वी एम एस आएगा। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एम एस आएगा। तो चलो अब इसके जगह पे क्या है वी एम एस है ना, तो वी एम एस कितना आ गया सी स्क्वायर आ गया। तो फाइनली कितना आ गया यहाँ पे 1/3 एम एन और यहाँ से आ गया सी स्क्वायर और बाई वी। तो ये हो गया प्रूफ फाइनल।